हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर रूस ने भारत से फोन पर कह दी है बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बताएंगे S-400 का डील भारत के साथ रहेगा या कैंसिल करेगा। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आपको भी बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां पर रूस ने दुनिया को दे दिया परमाणु युद्ध की बड़ी धमकी। विदेश मंत्री लावरोव ने कह दिया तीसरा वर्ल्ड वार काफी विनाशकारी होगा। यानी कि दोस्तों रूस की मंशा इससे साफ होती नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां पर खार्किव में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दे दिया है दोस्तों, एम्बेसी की तरफ से तत्काल छोड़े शहर। अगर गाड़ी ना मिले तो पैदल ही छोड़ दे उस शहर को। बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों आपको। इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन संकट पर भारत के रुख पर क्या बोला रसिया। इसी बीच बताएंगे जहां खतरे में पड़ी पाकिस्तानियों की जान तो भारत का तिरंगा उठाकर बचाई जान। जी हां दोस्तों, तिरंगे की शरण में आए पाकिस्तानी। बड़ी खबर बताएंगे। इसी बीच भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को लेकर बड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां अमेरिका से ज्यादा रूस के पास एटम बम है। दुनिया में सबसे अधिक किसके पास परमाणु बम है। दोस्तों आपको हम आज की इस रिपोर्ट में बड़ी खबर बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां पर आजमगढ़ का भी होगा नामांकन। जी हां दोस्तों, सीएम योगी ने बताया क्या होगा इसका नाम। और दोस्तों वाराणसी में ममता बनर्जी का हुआ विरोध। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। इसी बीच दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पोस्ट ऑफिस की स्कीम को लेकर दोस्तों ट्रेन से लेकर सोने और चांदी की कीमतों को लेकर सबसे बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं। दोस्तों क्या है हाल की खबर, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश है और इस भारत की विदेश नीति की बात ही अलग है दोस्तों। इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां S-400 मिसाइल सिस्टम और मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई जारी रहेगी। रूस ने भारत को दे दिया बहुत बड़ा भरोसा। जी हां दोस्तों, रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध की बौछार की हुई है। रूस के बैंक, पेट्रोलियम, एविएशन, स्पेस बिजनेस समेत लगभग हर सेक्टर को प्रतिबंधों में यानी सैंक्शन में दोस्तों शामिल किया गया है। यहाँ तक कि रूसी खिलाड़ियों को भी कई अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही थी कि इन प्रतिबंधों का असर भारत रूस डिफेंस डील और दूसरे सैन्य उपकरणों की खरीद फरोख्त पर भी पड़ सकता है। इसी बीच दिल्ली में तैनात रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भरोसा दिलाया है दोस्तों भारत को कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम और दूसरे सैन्य स्पेयर पार्ट्स की निर्बाध आपूर्ति भारत को जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, भारत के 70% सैन्य हार्डवेयर रूस में बने हुए हैं। ऐसे में इनकी मरम्मत के लिए समय समय पर रूस से स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि भारत के लिए सैन्य हार्डवेयर और स्पेयर पार्ट्स से संबंधित किसी भी लेन देन पर पश्चिमी प्रतिबंधों का असर नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि इन प्रतिबंधों को बेअसर करने के लिए दोनों देशों के बीच वित्तीय तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि मुझे भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के संबंध में कोई बाधा नहीं दिखाई देती है। हमारे पास तंत्र है और बिना किसी अड़चन के सौदे को जारी रखेंगे। रूस पर लगे प्रतिबंध किसी भी तरह से भारत और रूस के डिफेंस डील को प्रभावित नहीं करेंगे, चाहे वो नए डील हो या पुराने डील हो। ऐसे में दोस्तों रशिया ने भारत को यह भरोसा दिला दिया है दोस्तों, बड़ा आश्वस्त किया है रशिया ने भारत को। बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच जो रूस और भारत के S-400 डील को लेकर कयास लगाए जा रहे थे दोस्तों, जिसमें ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर भारत के साथ S-400 की डील का क्या होगा। लेकिन दोस्तों रूसी राजनयिक ने इस बात को लेकर साफ कर दिया है। ऐसे में दोस्तों थैंक यू रशिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां रूस ने दुनिया को दे दी परमाणु युद्ध की बड़ी धमकी। विदेश मंत्री लावरोव ने कहा तीसरा वर्ल्ड वार काफी विनाशकारी होगा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर रूस पर लगातार
लगातार अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा, ऐसे में रूस ने पीछे हटने के बजाय दुनिया को और धमकाने की ही कोशिश कर दी है। रूस ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देते हुए परमाणु युद्ध छेड़ने की बात कह दी है। दरअसल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी है कि अगर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा गया तो ये विनाशकारी होगा। रूस ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मालूम है कि प्रतिबंधों का नतीजा क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर खार्किव में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह तत्काल छोड़े। शहर यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने जारी कर दी इसको लेकर बड़ी एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से तत्काल खार्किव छोड़ देने के लिए कहा है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने खार्किव में मौजूद भारतीयों से जितनी जल्दी हो सके पेसोचिन, बाबाय और बेजली युद्धोक्का की ओर जाने को कहा है। भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया है कि हर परिस्थिति में वे इन स्थानों पर आज यूक्रेन के समय के अनुसार 6 बजे तक पहुंच जाए। दूतावास ने कहा है कि खार्किव में सभी भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण परामर्श है कि वे अपनी रक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल खार्किव छोड़ दें और जल्द से जल्द पेसोचिन, बाबाय और बेजली युद्धोक्का पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर यूक्रेन संकट पर भारत के रुख पर क्या बोला रूस। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के बावजूद रूस के हमले का कोई जिक्र नहीं किया है। भारत यूक्रेन में रूस के हमले की निंदा करने वाले सभी प्रस्तावों को लेकर हुई वोटिंग के दौरान भी अनुपस्थित ही रहा। अब रूस ने एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के निष्पक्ष रुख की सराहना कर दिया। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलापोव ने कहा है कि रूस भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की निकासी के लिए रूस भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। रूसी राजदूत ने कहा है कि हम खार्किव और पूर्वी यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को लेकर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। दोस्तों, यानी कि रूसी राजदूत का कहना है कि हर भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की जिम्मेदारी हमारी, फंसे लोगों को सीमा से हम निकालेंगे। यानी कि दोस्तों, रूस ने पूरी जिम्मेदारी भारतीयों को निकालने की ली है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों जितने भाई बहन नए से हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। हर एक लेटेस्ट खबर आपको हम बताने वाले हैं। इसी बीच बता रहे हैं दोस्तों अगली खबर में, जहां पर यह है तिरंगे की ताकत, जान पर बनी तो पाकिस्तानियों ने भी उठा लिया तिरंगा। यूक्रेन में विदेशियों की भी सुरक्षा की गारंटी बना अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन इन दिनों घोर संकट में, आप सभी जानते हैं। रूस के गुस्से का उसे शिकार होना पड़ रहा है। कई शहर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों लोग जान गंवा चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिक और छात्र हर देश के चिंता का कारण बन चुके हैं। ऐसे में इन विदेशियों का पनाहगार भारत का तिरंगा बन गया है। दोस्तों, भारतीय तिरंगा ने न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी बना ली है, बल्कि उन्हें महफूज सुरक्षित तरीके से यूक्रेन पार कराने में भी मदद कर रहा है। दरअसल यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों ने ऐसी ही खबर सुनाई है। दोस्तों, उनका कहना है कि जान बचाने के लिए पाकिस्तानी और तुर्की के छात्र अपने देश के बजाय भारत के तिरंगे की शरण ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर पहुंचे भारतीय छात्रों ने कहा है कि राष्ट्रीय तिरंगे ने उन्हें और साथ ही कुछ पाकिस्तानियों और तुर्की के छात्रों को भी सुरक्षित निकालने में बहुत मदद की। दोस्तों, ओडिशा से आए एक छात्र ने बताया है कि हमसे कहा गया था कि तिरंगा साथ ले चलने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए हम सीधे बाजार गए और वहां से 6 स्प्रे पेंट खरीदे, दूसरी दुकान से पर्दा खरीदा, इसके बाद पर्दा काटकर स्प्रे की मदद से 2 तिरंगा बनाया। भारतीय छात्रों का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी ऐसा कर रहे हैं। वे अपने देश के बजाय भारत का तिरंगा इस्तेमाल कर रहे हैं। खुद को भारतीय बताकर ही वे यूक्रेन से निकल पा रहे हैं। एक छात्र ने बताया कि हमने ओडिशा से बस बुक की और मालडोवा सीमा पर आ गए। इस दौरान एक बार हमारा सैनिकों से सामना हुआ। हमने पहले से ही बस के बाहर 2 तिरंगे लगा रखे थे। जैसे ही सैनिकों ने तिरंगा देखा, उन्होंने गोलीबारी रोक दी और हमें जाने दिया और पाकिस्तानियों की भी जान बच गई। यानी कि दोस्तों, जब पाकिस्तानियों की जान पड़ी खतरे में, तो तिरंगे की शरण में आते दिखाई दिए पाकिस्तानी और तुर्की के छात्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने सिर्फ अपने नागरिकों की ही जान नहीं बचाई है दोस्तों, बल्कि हमारे भारत के इस तिरंगे ने
उन पाकिस्तानियों की भी जान बचाई है जिनके आका इमरान खान भारत की हरदम बुराई करते रहते हैं दोस्तों। और तुर्की के राष्ट्रपति भी एनएसए में उनकी जान बचाने के बावजूद भी वो भारत को क्रेडिट नहीं देंगे। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। और उनकी मदद जैसे भारत ने की है, अगर आपको भी भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करके भारी मात्रा में लाइक कर दीजिएगा। प्लीज अगली खबर की बात करें, जहां भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौते से बड़ी खबर, दोनों देशों की अब हो रही बैठक। आखिर क्या है ये, क्यों टूटने की मांग उठ गई है? दरअसल हिंदुस्तान के बंटवारे से गठित पाकिस्तान के साथ आपसी रिश्ते अब तक खराब है। बरसों तक वो सैन्य सत्ता केंद्र में रहा और आतंकवाद को पनाह दी। इसी के चलते 70 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी भारत से उसकी नहीं बनती। दोनों देशों के बीच बहुत से समझौते हुए, लेकिन उनकी बुनियाद कमजोर साबित हुई। हालांकि एक अहम समझौता आज तक कायम है दोस्तों, और अभी उसकी बैठक हो रही है। और ये समझौता है भारत पाकिस्तान का सिंधु जल समझौता। जी हाँ दोस्तों, हाँ जी, सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर हुआ था। उसकी आए साल बैठक होती, जिसमें दोनों मुल्क एक दूसरे को पानी का हिसाब देते रहे हैं। हालांकि भारत में आतंकी हमलों के बाद सरकार पर दबाव बढ़ जाता और इस समझौते को तोड़ने की बात होने लगती थी। बहरहाल अब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु घाटी जल समझौते को लेकर दोनों मुल्कों के स्थायी सिंधु घाटी जल आयोग की बैठक हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों के मुताबिक सिंधु घाटी जल समझौते को लेकर भारत पाकिस्तान की बैठक 3 मार्च तक चलेगी। और इसमें हिस्सा लेने के लिए भारतीय अधिकारियों की 10 सदस्यीय टीम अटारी बॉर्डर के रास्ते सरहद पार गई है। टीम की अगुवाई केंद्रीय जल आयोग, द सेंट्रल विद्युत अथॉरिटी, द नेशनल हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडवाइजरी प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 मार्च तक चलने वाली इस बैठक में समझौते के तहत पूर्वी हिस्से भारत की तीनों नदियों रावी, ब्यास और सतलुज तथा पश्चिमी हिस्से सिंधु, चेनाब और झेलम के जल के मसलों पर चर्चा होनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी दोस्तों से सवाल है दोस्तों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर क्या है सिंधु जल समझौता? जिनको पता है वो संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितनी जानकारी है हमारे व्यूअर्स को। अगली खबर की बात करें, जहां पर हमें चारा बनाया गया, हमने लोगों को मारा, यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों का सिसकते हुए कबूलनामा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन ने पकड़े कई रूसी सैनिकों को रोते हुए उनका वीडियो जारी किया है दोस्तों, जिसमें ये सैनिक बोल रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था कि उनकी यूनिट को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा जा रहा था। इन सैनिकों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे यूक्रेनी लोगों पर हमला किया था। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विसेज के फेसबुक पेज पर शेयर किए गए वीडियो में इन रूसी सैनिकों ने कहा है कि हमें तोप के चारे के रूप में भेजा गया था, हम यूक्रेन में शांतिपूर्ण लोगों को मार रहे हैं। इन वीडियो में पकड़े गए रूसी सैनिकों के चेहरों पर चोटें भी दिखाई दे रही हैं। ऐसे में वीडियो की सत्यता का दावा नहीं किया जा सकता। अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका से ज्यादा रूस के पास है एटम बम। दुनिया में सबसे अधिक किसके पास है परमाणु बम? हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है दोस्तों, तो हम आपको इसी बीच बता रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु बम किस देश के पास है। तो रूस अब परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। आखिर उसकी क्या वजह है दोस्तों? दुनिया देख चुकी है परमाणु युद्ध का परिणाम भयावह होता है। जानकारों की माने तो रूस इसलिए ताल ठोक रहा है कि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। जी हाँ दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक रूस के पास 6255 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5550 परमाणु बम है। यानी दुनिया में जितने परमाणु बम है उसका 90% हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है। अमेरिका भी जानता है कि हमसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है। हालांकि फिलहाल के माहौल में दुनिया के कोई भी देश परमाणु हमलों के बारे में नहीं सोच सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए दोस्तों कि अगर परमाणु शक्ति देशों की बात करें तो रूस और अमेरिका के बाद चीन का नंबर आता है। चीन के पास 350 परमाणु बम है, उसके बाद फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु बम है दोस्तों। भारत से ज्यादा परमाणु बम पाकिस्तान के पास है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। पाकिस्तान के पास कुल 165 एटम बम है, जबकि भारत के पास 156 परमाणु बम है। यानी कि दोस्तों 9 परमाणु बम ज्यादा है पाकिस्तान के पास भारत से। वहीं इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 एटम बम है।
ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं एटम बम रखने से ही नहीं होता बल्कि उसका उपयोग करने से भी असली बात बनती है, यानी कि दोस्तों जब युद्ध होता है तो सही तरीके से उपयोग कौन कर पाता है एटम बम का, इस पर ज्यादा निर्भर करता है वार युद्ध। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें जहां चीन ने अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों को किया अलर्ट। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं। दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर बयान में कहा है कि अमेरिका में चीन के खिलाफ बहुत घृणा है और कई एशियाई दुर्भावनापूर्ण हमलों का सामना करते हैं। चीनी नागरिकों की सुरक्षा से गंभीर रूप से समझौता करते हैं। चेतावनी में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र और चीनी वित्त पोषित संस्थानों के कर्मचारी रिस्क पर हैं। चीनी दूतावास का अपने नागरिकों को ये अलर्ट ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर तकरार चल रही है। अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा हुआ है। इस पर चीन ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ताइवान की आजादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में अगली खबर की बात करें जहां भारत के लिए महंगा ना पड़ जाए यूक्रेन पर स्टैंड, यूएनएससी में स्थायी सीट की संभावना हुई खत्म। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों आकस्मिक झटकों को झेल रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के बीच न्यूक्लियर अटैक की अटकलें तेज हो गई हैं। पुतिन हमेशा से अप्रत्याशित चाल चलने के लिए जाने जाते हैं। उनकी छवि को देखते हुए कोई भी परमाणु हमले की उनको धमकी को जरा भी लापरवाही से नहीं ले रहा है। दोस्तों पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। उम्मीद है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में और विनाशकारी रुख अख्तियार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बैंकिंग पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट से बाहर होने की वजह से रूसी व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, आखिर यूएन में फिर देश की अग्नि परीक्षा होनी और ऐसे में भारत किसका पक्ष लेगा, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें हर बार दुनिया की निगाहें भारत की तरफ टिकी रहती हैं दोस्तों कि भारत इस मुद्दे पर अपना क्या रुख अपनाता है, यानी कि रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर क्या अपना रुख अपनाता है दोस्तों। हालांकि भारत अभी तक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर होने वाली हर मीटिंग से वो दूर रहा है, वोटिंग से दूर रहा है। भारत ने विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की अपील तो की है लेकिन रूस के खिलाफ पेश हुए निंदा प्रस्ताव से खुद को दूर रखा है। इसके अलावा रूस पर यूक्रेन के आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक बुलाने की मांग करने वाले प्रस्ताव पर भी भारत वोटिंग से दूर रहा। आने वाले कुछ दिनों में फिर भारत के रुख की परीक्षा होने वाली है क्योंकि कुछ दिनों में संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के पक्ष में कई ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं दोस्तों जिन पर भारत का रुख देखने वाला होगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनजीए, सुरक्षा परिषद, यूएनएससी, मानवाधिकार परिषद, यूएनएचआरसी में कुछ दिनों में एक के बाद एक कई प्रस्ताव आने की संभावना है और दोस्तों और इन सभी पर वोटिंग भी होनी है। हालांकि भारत के रुख में ज्यादा बदलाव की संभावना हमें नहीं लगता क्योंकि भारत की देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त से ही किसी गुट में शामिल न होकर तटस्थ रहने की परंपरा रही है। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, क्या भारत अभी भी न्यूट्रल रहेगा और भारत को न्यूट्रल ही रहना चाहिए दोस्तों? अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा क्योंकि अगर भारत किसी भी एक की तरफ झुकता है तो दूसरा जरूर नाराज होगा दोस्तों। लेकिन रशिया के साथ भारत के अच्छे संबंध है और अमेरिका के साथ भी है दोस्तों। कहीं ना कहीं भारत की भलाई न्यूट्रल रहने में ही है। क्या कहते हैं आप लोग, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर जेलेंस्की की जगह विक्टर को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहता है रशिया। यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां आपको बता दें कि यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी राजनेता विक्टर फेडोरोविच याकुनोकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक यानुकोविच इस वक्त मिन्स्क में है। आपको बता दें रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के धुर विरोधी हैं दोस्तों। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि पुतिन ने बहुत बड़ा दाव खेल दिया है। वो विक्टर फेडोरोविच यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। अगली खबर की बात करें जहां पर रूसी राष्ट्रपति पर भड़के विपक्षी नेता नेवेलनी बोले पुतिन रूस नहीं है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा उठाए गए कदम से जेल में बंद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नेवेलनी ने काफी गुस्सा जताया दोस्तों। भड़क उठे उन्होंने पुतिन पर निशाना साधते हुए कहा कि पुतिन रूस नहीं है। जी हां दोस्तों, नेवेलनी ने रूसी लोगों से कहा है कि हम कम से कम भयभीत मुख लोगों को का देश ना बने। उन्होंने कहा कि मैं ये देखकर चुप नहीं रह सकता और चुप नहीं रहूंगा कि कैसे 100 साल पहले की घटनाओं के बारे में छन्न ऐतिहासिक बकवास रूसियों के लिए यूक्रेनी लोगों को मारने का बहाना बन गया है। जी हां दोस्तों,
दोस्तों। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद सोवियत संघ से हूँ, मैं सभी से सड़कों पर उतरने और शांति के लिए लड़ने की अपील करता हूँ। पुतिन रूस नहीं है। 6824 लोगों को युद्ध के विरोध में रैली करने के लिए हिरासत में लिया गया है। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रूस, बेलारूस या दुनिया के किसी भी कोने में अपने शहर के मुख्य चौराहे पर जाएं और युद्ध का विरोध करें। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ पर खुद मोदी जी ने कहा हम यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ये भारत का बढ़ता हुआ सामर्थ्य को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, सोनभद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य दिखाता है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के सभी नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से अपने देश वापस लाया जा चुका है। संकट में फंसे उन सभी भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना और वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अगर आप भी मानते दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर इस वक्त प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद अपना देश भी दोस्तों किसी और दिशा में जा चुका होता। इसीलिए मोदी है तो मुमकिन है, कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर आजमगढ़ का भी होगा नामांकन। सीएम योगी ने बताया क्या होगा इसका नाम। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी जी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आजमगढ़ के करतारपुर क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार की योजनाओं के बखान के साथ ही समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। साथ ही अपने भाषण के दौरान सीएम योगी जी ने कहा मैं यहाँ आया तो बुलडोजर खड़ा मिला, अब तो कंपनी वालों को हर जिले में एक बुलडोजर देना चाहिए। पहले हमें किराए पर लेना पड़ता था। बुलडोजर एक्सप्रेसवे बनाने के काम आता है तो माफियाओं को रोकने का भी काम करता है। बुलडोजर चलाने व विकास करने के लिए दमदार सरकार की जरूरत है। साथ ही दोस्तों जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसानों का ऋण माफ हुआ। 6,72,000 किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए पहुंच रहे हैं। आजमगढ़ को नई पहचान मिल रही है। हर गांव को सड़क व बिजली से जोड़ा जा रहा है। हर घर नल की योजना स्वीकृत हुई है। 63,000 से ज्यादा गरीबों को आवास दिया है। 63,000 से ज्यादा किसान का ऋण माफ हुआ है। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कह दी है योगी जी ने। कितने भाई बहन मानते हैं कि आजमगढ़ का नाम चेंज होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर वाराणसी में ममता बनर्जी का हुआ विरोध। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वाराणसी में विरोध का सामना करना पड़ा। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का काफिला रोकने की कोशिश की और नारेबाजी की। इस दौरान काले झंडे भी दिखाए गए हैं। विरोध के बाद सीएम ममता बनर्जी ने भी कहा है कि वो डरने वाली नहीं है, ना ही भागने वाली है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पक्ष में रैली करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काशी पहुंची। गुरुवार को होने वाली रैली से पहले ममता बनर्जी कल गंगा घाट जा रही थी। दोस्तों ममता का काफिला बीच सड़क पर रोककर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और काला झंडा दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रदर्शनकारियों ने कहा ममता को भारत से भगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा हमें उनके यानी ममता बनर्जी के जवाब से कोई मतलब नहीं है। जिनको प्रभु श्री राम स्वीकार नहीं होंगे उन्हें हम हिंदुस्तान की धरती पर स्वीकार नहीं करेंगे। वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, हम उन्हें भारत से खदेड़ने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी निजी प्रतिक्रिया क्या होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर अमित शाह का बयान, सपा और बसपा का सुपड़ा साफ, आखिरी चरण तक भाजपा 300 सीटों के पार। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि चुनाव के 5 चरणों में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। 6वें और 7वें चरण को मिलाकर भाजपा को 300 के पार जाना है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में गोली और छर्रे बनते थे और भाजपा की सरकार में सेना के लिए मिसाइलें और गोले बन रहे हैं जो पाकिस्तान से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। गन्ना, चीनी और दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में करें निवेश, 10,000 के निवेश पर मिलेगा 6 लाख का रिटर्न। क्या है पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं दोस्तों। आज भी देश में एक बहुत बड़ा
बड़ा वर्ग है जो अपने पैसों को पोस्ट ऑफिस में निवेश करना पसंद करता है। इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों यह है कि इंडियन पोस्ट में निवेश करने पर आपको बिना जोखिम के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न का लाभ मिलता है। ऐसी ही एक इंडियन पोस्ट की सेविंग स्कीम है जिसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी बैंक के दिवालिया होने पर आपको केवल 5 लाख की राशि वापस मिलती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में निवेश पर आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। अगर आप छोटे निवेश में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की क्या खासियत है हमने सारी डिटेल स्क्रीन पर दे दी है। एक एग्जाम्पल के तहत भी दोस्तों हमने स्क्रीन पर दिखाया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ऐसे में बहुत बड़ी जानकारी थी ये। साथ ही दोस्तों आपको बता दें अंतिम खबर, जहां यूपी, बिहार और झारखंड से गुजरने वाली लंबी दूरी की 25 ट्रेनें 15 तारीख तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। कई के रूट भी बदल दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उसकी पूरी लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी, आप देख पा रहे होंगे। उत्तर मध्य रेलवे के नैनी और प्रयागराज छिवकी के मध्य तीसरी लाइन की कमीशनिंग के लिए ब्लॉक के कारण 15 मार्च तक 25 ट्रेनें अलग अलग तारीखों में रद्द कर दी गई हैं और कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ट्रेनों के परिचालन दिनों में कमी कर दी गई है। बड़ी खबर दोस्तों, बता दें मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के अनुसार प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण यहां से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में अस्थायी बदलाव किया गया था। इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ेगा। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।